हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ हमारे पास आई है दैट इज फ्रॉम यूएस एड। ये जो मामला है यूएस एड से रिलेटेड, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है और मैंने आपसे कहा था कि जब इंडिया का कंसर्न आ जाएगा तब ये हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस का बन जाएगा। ऑलराइट, तो अब देखिए वो आप ये कह सकते हैं कि वो शुभ घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अब जो है इंडिया इसके रेफरेंस में आ गया है। इंडिया के कंसर्न में चीज़ें इंपॉर्टेंट आउटलुक में बाहर आई हैं। उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि क्या चीज़ हुई है। सी हेयर इट इज़। यूएस एड जो कंपनी है ये है क्या, पूरी की पूरी बात किस चीज़ के बारे में है। ये यूएसए की तरफ से एसोसिएशन होती थी जो इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती थी। ठीक है, काफ़ी सारे देश जिसके अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसको यूएसए की ये कंपनी जो है वो एड प्रोवाइड करती थी अपनी तरफ से, ताकि वहाँ पर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सके। नाउ सी, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी थी। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं उन्होंने इसके पूरे फंड्स को फ्रीज कर दिया है और उसको टेक ओवर जो किया है वो किया है एलन मस्क के द्वारा। जो डिपार्टमेंट अभी आपका हेड ओवर किया जा रहा है दैट इज डोज। इट इज हेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, दैट इज डोज की लिस्ट के अंदर। इस पूरी चीज को समझने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यूएस एड एक डिपार्टमेंट था जो यूएसए की तरफ से वर्ल्ड वाइड जो है डोनेशंस देता था अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। अब जब से एलन मस्क के डिपार्टमेंट एक कंप्लीट अलग से बनाया गया है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ योर गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया गया है, उसको हेड एलन मस्क कर रहे हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट ही इज अ कैपिटलिस्ट, प्योर कैपिटलिस्ट, जो सीधा चाह रहा है कि किसी भी तरीके की फालतू की ग्रांट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया में ना बांटे। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के टैक्स पेयर की मनी बिना वजह कहीं और यूज ना हो रादर देन ऑन द डेवलपमेंट पाथ ऑफ यूएसए। ठीक है, उसके लिए ये पूरा का पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है जिन लोगों ने ये फंड्स फ्रीज किए हैं। अब देखिए, अब चलते हैं इस न्यूज की तरफ। ये क्या है, यहां पर जो बात की गई है वो ये बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस एड की तरफ से $21 मिलियन की एड आती थी भारत के लिए, और जो नाम दिया गया है कि किस चीज के लिए आती थी, दैट वाज टू फॉर द वोटर टर्नआउट। ठीक है, वो चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है कि ये वोटर टर्नआउट क्या है, ये ना तो ये लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं यूएस एड की तरफ से, यूएसए की तरफ से भी ये चीज क्लैरिफाई नहीं की गई है कि किस चीज के लिए है। बट यस, ये जरूर कहा गया है कि यूएस के टैक्स पेयर की मनी जो है वो यहाँ पर देखिए इंक्लूडिंग 486 मिलियन जो है कंप्लीट लेवल पर इन लोगों ने इस एड को कैंसिल किया है। ठीक है, जिसके अंदर कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है, इस चीज के लिए दैट इज CEPSS नाम से कंपनी होती थी, PPS नाम से, जो ये पूरी फंडिंग करती थी, जिसमें $22 मिलियन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ मोल्दोवा कंट्री के लिए, और $21 मिलियन होता था वोटर टर्नआउट इन इंडिया। ऐसा भी देखा गया है रिपोर्ट्स की स्टडी के थ्रू कि 2020 के बाद जो इंडिया को एड मिल रही है यहां से, वो कंपैरेटिवली आज तक की एड के सबसे ज्यादा है। ठीक है, दैट इज नियरली 1/5 है वो 2004 के बाद से, जब से एड्स जो है वो मिलनी स्टार्ट हुई। तो इसीलिए इंडिया अब इस पूरी पिक्चर के बीच में आ गया है कि जो वोटर टर्नआउट के लिए एड आ रही है उस चीज के क्या मायने निकाले जाएं, किस चीज को समझा जाए, क्या है वो चीज जिसके लिए ये एड आ रही थी। ठीक है, तो इसी चीज को लेके आपका जो ओपोजिशन है वो करंट गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन कर रहा है कि आप क्या बाहर से खरीदने की कोशिश करते थे। क्योंकि देखो, यहां पर आर्टिकल में भी क्लैरिफाई किया गया है कि यूएस की तरफ से हमें बहुत सारी चीजों के लिए एड मिली थी। जैसे सितंबर में ही हुई जो समिट, वहां पर भी 1.58 बिलियन के लिए हमारा अलायंस बना था स्पेसिफिकली फॉर HPV वैक्सीन, है ना, जो हमने पढ़ा भी था कि अगर यंग एज में हमारा HPV वैक्सीन लग जाए तो आपके जो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं गर्ल्स में, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं, अनहाइजीनिक सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं। अगर HPV के वैक्सीन पहले ही लग जाए, उस चीज़ के लिए भी एड से रिलेटेड यूएस एड से हमारी बातचीत हो चुकी थी।
ठीक है। और जून 2024 में हमारी ICET से रिलेटेड भी हमारी प्रॉपर बातचीत हुई है, दैट इज इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उसके रिलेटेड भी अजीत डोवाल और उनके जेक सुलिवन, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। यूएस की तरफ से उसके लिए भी एड आनी थी, फंड्स आने थे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि भारत एक ही मिनिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व था या एक ही चीज के अंदर एड ले रहा था। बहुत सारे ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं जो एड लेते आई हैं इस प्रॉपर फंड से, है ना। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है और जिसको फ्रीज कर दिया गया है, दैट इज योर रिलेटेड टू वोटर टर्नआउट, जिसको इन लोगों ने अब बंद किया है। इसी वजह से ये चीज एकदम से हाईलाइट न्यूज में आई है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी ये कहा है कि ये जो चार्ज लगा है वो डीपली ट्रबलिंग है, बट इतने शॉर्ट नोटिस पे कुछ भी एक्सप्लेन कर पाना या कुछ भी सीधे से बोल पाना इज नॉट राइट, इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। दैट इज वाई मिनिस्ट्री इज टेकिंग इट्स ऑन टाइम टू चेक एंड क्लैरिफाई कि क्या चीज है वोटर टर्नआउट से हम क्या मतलब समझें और क्या उसके कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखिए आपके लिए यूपीएससी के पेपर में यूएस एड क्या है, डोज डिपार्टमेंट क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और किस तरीके से फंडिंग होगी। आज की हमारी पहली न्यूज भी यही रहने वाली है। लास्ट जब हम वर्ल्ड पेज पे जाएंगे वहां पर भी आप देखेंगे इसी से रिलेटेड न्यूज है, पाकिस्तान से ओरिएंटेड, वो चीज भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक आपको इस आर्टिकल को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जहां क्योंकि क्या है यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बांग्लादेश के अंदर भी काफी सारे ऐसे जो एड्स हैं वो बंद की गई हैं। देखिए यहां पर मेंशन भी है, सीरियस कंसर्न दिखाए गए हैं आपके, दैट इज रिलेटेड टू बांग्लादेश एज वेल कि हियर इट इज। नेपाल के भी, यस, नेपाल के अंदर भी इन लोगों ने अपनी एड बंद की है। मतलब ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ ये चीज हो रही है। नेपाल का भी इशू हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज उसका भी इम्पैक्ट भारत पे पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो एक मुद्दा है ये बहुत हाईलाइटिंग रहने वाला है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड इसके कंसिक्वेंसेस देखने को मिले हैं। कहीं पर क्लाइमेट चेंज के रिफ्यूजीज हैं, कहीं पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चीजें थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए था, भारत में बहुत सारी एड्स आ रही थी। अब एकदम से जब ये ग्रांट्स जो है वो बंद होगी, फंड की शॉर्टेज होगी, तो किस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट होंगे वो देखने लायक रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूज हमारी है इस पेज से, दैट इज रिलेटेड टू दी इंडिया एंड चाइना G20। देखिए G20 के फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं, सभी देशों के हेड्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, राइट। और ये मीटिंग आपकी हो रही है दैट इज इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पर G20 भी होनी है। इसी बीच के अंदर जयशंकर जी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है कि भारत और चाइना आपस में मिलकर G20 को बहुत ही क्रूशियल स्टेज से हमने इनको बचाया है, क्योंकि 2008 के रिसेशन के टाइम पे जब ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमीज फ्लर आउट कर रही थी, उस टाइम पर यही दो देश थे जो बेटर तरीके से अपनी इकोनॉमीज को रन कर पाए थे और सही तरीके से देशों को बचा पाए थे, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली में जो इस आर्टिकल का मोटिव है, दैट इज बिटवीन दी कोर्डियल रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस, इंडिया और चाइना, और इन दोनों की बढ़ती हुई इम्पेटस की तरफ है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इस मीटिंग से जो यूएसए हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया है। मोर ओवर अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स को ट्रंप ने डेड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, जबकि ब्रिक्स ऑल इन ऑल 5-6 देशों का जो पूरा है आपका, जिसके अंदर इंडिया और चाइना सबसे इंपॉर्टेंट पोल्स के रूप में साबित होते हैं। तो वो चीज़ अपनी पावर को इंश्योर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि G20 जो है वो ब्राज़ील साउथ अफ्रीका में होनी है, ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स समिट होनी है, दोनों में ही शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन समिट्स जो हैं वो हमेशा से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या जो टेक अवेज होते हैं दे आर गुड फॉर द रिलेशंस एज वेल ऑफ द नेशंस। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस आर्टिकल से आप सिर्फ इतना डिसिफर कर लें कि क्योंकि अभी हमारे डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देशों के रिलेशंस बहुत पॉजिटिवली चल रहे हैं, दैट इज वाई इस तरीके की जो पॉजिटिव नोट पर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दे आर ऑल्सो टू बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, उस एम्बिट में रह के आपको इंडिया चाइना रिलेशंस के एम्बिट में रहकर इस आर्टिकल को पढ़ना है। एक इमेज आपके सामने है झुमोयर बिनांदनी डांस से रिलेटेड। ये सीधे सीधे बस आपको ये याद रखना है कि असम का फेमस डांस है। इवेंट होने वाला है जहां पर कोशिश कर रहे हैं ये लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। इवेंट होता है, जैसे ही आपका इवेंट आएगा उसके बाद इस चीज से रिलेटेड डिटेल्स और ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इस इमेज से आप ये चीज याद रख सकते हैं, दैट इज झुमोयर बिनोंदनी जो डांस है वो किससे रिलेटेड है।
लास्ट इन द लीग टुडे इट इज रिलेटेड टू एलओसी। एलओसी के ऊपर टेंशंस बढ़ रही हैं। देखिए दो बाउंड्रीज हैं आपकी, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल, एक है एलएसी, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत की इंडिया और चाइना के बीच में है, जो हमारा ऊपर जम्मू कश्मीर का रीजन है। एंड एलओसी जो है वो आपकी 1948 जब हमारा कश्मीर के अंदर वॉर चला था तब से जो है एक लाइन जहां पर सीज फायर डिक्लेयर कर दी गई थी उसको एलओसी बोला गया। बाद में 1971 जब इंडिया बांग्लादेश जो लिबरेशन वॉर माना जाता है उसमें भी जब वेस्टर्न फ्रंट पर कंट्रीज लड़ी थी तब भी इस लाइन को एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया था, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो लाइन है ये आप कह सकते हैं जो बलूचिस्तान वाला रीजन है गिलगिट, उसके अंदर जो पीओके वाला जो रीजन है और भारत का जम्मू कश्मीर, वहां पर इसको डेसिफर किया जाता है। एक्सटेंड करती है ये सियाचिन ग्लेशियर तक, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पॉइंट NG 9842, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर तक ही याद रख सकते हैं आप। वहाँ पर जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है जिसको हाल फिलहाल में भारत ने टेक ओवर कर रखा है, ठीक है, ट्राइपेटाइट पॉइंट है ये, मतलब जो पॉइंट है हमारा NG 842, वहाँ पर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों की टेरिटरीज मिलती हैं, बट उस पीक को इंडिया ने टेक ओवर कर रखा है और वहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा वन ऑफ द टफेस्ट बैटलफील्ड माना गया है उसको वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वहाँ पर आपकी एलओसी है और ये जो पूरी मीटिंग है ये किस बारे में है कि टेंशन्स आपकी जो है वो फिर से काफ़ी दिनों से शांति चल रही थी, बट अगेन जो है एलओसी के अगेंस्ट क्रॉस फायरिंग वगैरह देखी जा रही है, तो उस चीज़ से रिलेटेड मीटिंग हुई है पीर पंजाल वैली के अंदर ताकि चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज की जा सके, वापस से अपनी कंडीशंस को रीसर्फेस करने की बात की गई है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए। हालांकि दोनों ही आर्मीज़ की तरफ से या मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई है, वो चीज़ एक अलग है। आपको यहाँ से एलओसी देख लेना है और अपने एटलस के ऊपर पीर पंजाल रेंज मार्क कर लेनी है, जो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये पूरी पीर पंजाल, धौलाधार, ये जितनी भी आपकी हायर, ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस की जो रेंजेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर वाइज की कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है। वहाँ से कई बार अरेंजमेंट का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। नेक्स्ट इन द लीग इज मोदी जी का बयान आया है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड समिट हो रही है, दैट इज रिलेटेड, जिसको बोला जा रहा है सोल, ये इंपॉर्टेंट है, SOUL, ठीक है। सोल नाम से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। तो इसके अंदर मोदी जी सिंपली यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है वो ग्लोबल पावर हाउस के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और हमारे बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो हमने पिछले 10 सालों में अपने अचीव किए हैं, राइट, चाहे वो फार्मिंग के अंदर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हो, एग्रीकल्चर में हो, स्पोर्ट्स में हो, हर फील्ड के अंदर भारत जो है खुद को एक बेहतर देश या आप कह सकते हैं लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ से वी हैव नॉट ओनली एक्सपायर एक्सीलेंस अचीव भी किया है हमने, ठीक है, और जब अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हम अपनी इस तरीके से टॉप रिसोर्सेज की तरफ चल रहे हैं, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोल इनिशिएटिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर दैट इज़ अल्टीमेट लीडरशिप से रिलेटेड है, ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार रीड आउट आर्टिकल है, उस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फ्रॉम हेयर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड तमिलनाडु और सेंटर के बीच में रिफ्ट काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है कि हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज हैं उसके अंदर आप बेसिक एजुकेशन दे सकते हैं, उस चीज़ को लेके तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो फेवर में नहीं है। हालांकि यूनियन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं बार बार कि आप इसको बहुत ही मायोपिक व्यू से देख रहे हो, आप इसको सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में देख रहे हो, लेकिन रिटेलिएशन में स्टालिन कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये कम्प्लीटली रिलेटेड टू एनफोर्समेंट है, कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ कि हम भी हिंदी लैंग्वेज सीखें या कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। तो द्रविडियन मूवमेंट हमें पता है इट वॉज कम्प्लीटली अबाउट अपोजिशन ऑफ हिंदी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। अगेन सेंटर स्टेट के रिफ्ट का मामला है, किस तरीके से चीज़ें डाइवर्ट करेंगी, क्या होगा वो देखने लायक रहेगा, बट ये इशू जो है वो बहुत टाइम से टाइम एंड अगेन रीसर्फेस होता आया है। तो आपको एक बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने नोट्स से रिवाइज कर लेनी है ताकि आपको पता रहे कि किस चीज़ को लेके ज़्यादा ये रिफ्ट रहता है। इसको आप कोट कर सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, क्वेश्चन तो डायरेक्ट पॉलिटिकल एम्बियंस से नहीं पूछेगा यूपीएससी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूछ सकता है, राइट, 3 लैंग्वेज फार्मूला से रिलेटेड पूछ सकता है, लेकिन जो मेजर है इस चीज़ को आप फेडरलिज्म में, सेंटर स्टेट इश्यूज में कहीं पर भी कोट ज़रूर कर सकते हैं कि स्टेट्स के बीच में इस तरीके से रिफ्ट्स रहते हैं, टाइम एंड अगेन केस स्टडीज़ में देखा गया है, ठीक है जी।
उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, देखिए यहाँ से इस पेज से आ रही है। सबसे पहला, कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वालिटी शुड बी पार्ट ऑफ सिलेबस। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आपने एनवायरमेंटल स्टडीज को जो है सिलेबस का पार्ट बनाया था, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि अब मोरल साइंस के भी चैप्टर्स जो हैं वो स्कूल में इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है कि आप सेक्सुअल इक्वालिटी सिखाएं। ठीक है, जो आपने एक तरीके से सोशल कंडीशनिंग क्रिएट की है कि गर्ल है तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही ड्रेसअप होगी, एक पर्टिकुलर तरीके से ही वेयरिंग करेगी, चलना घूमना या जो भी है, बॉय है वो मैस्कुलिन ही होगा, मर्द को दर्द नहीं होता, इस तरीके की जो लाइंस यूज होती हैं, मतलब जब आप सोशल कंडीशनिंग के थ्रू जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं, वो चीज़ आपको बंद करनी होगी। आपको सेक्सुअल इक्वालिटी की तरफ जाना चाहिए जहां पर दोनों को पता हो। बेसिकली यहाँ पर कोर्ट ने कहा भी है, देखिए पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि अपनी बेटियों को रोकना है रादर देन बेटों को। तो अब वक्त आ गया है, टाइम चेंज हो रहा है, 21st सेंचुरी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें ये खुद लग रहा है कि जैसे हमारे ऑर्डर के बाद ही आप लोगों ने एजुकेशन के अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन शुरू किया था, इसीलिए अब ज़रूरत है कि आप ये एटीट्यूड को चेंज करते हुए, जो मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड है जहाँ इनसिक्योरिटीज़ जन्म लेती हैं, एक दूसरे जो दूसरा जेंडर है उसको डाउन ट्रोडन करने की कोशिश की जाती है या फीमेल्स को हमेशा लोअर पार्ट पे रखा जाता है, वो चीज़ आपको ज़रूरी है कि आप उसको बदलें, उसको चेंज करें, ताकि आप अपने अगर आप सोसाइटी को ही बचपन से ही चीज़ें सही से मैनूवर करेंगे तो नेचुरली इट विल लीड आउट टू बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो बात भी सही है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर कि अगर आप बहुत ही यंग एज के अंदर जो सोशल कंडीशनिंग है उसके पैरामीटर्स को ही चेंज कर देंगे तो नेचुरली सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस चीज़ की ज़रूरत भी थी, लेकिन ये पॉजिटिवली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, तो आप इसको अगेन कहीं पर भी कोट कर सकते हैं बहुत ही पॉजिटिवली। ठीक है, उसके बाद देखिए कूनो नेशनल पार्क, अगेन इन न्यूज़, आपको ये नेशनल पार्क याद हो जाना चाहिए अभी तक कि मध्य प्रदेश के अंदर है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो रिपोर्ट आई थी नामीबिया से जो चीता वगैरह इंपोर्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट जो अभी पीछे आपके जर्नल के अंदर आई है बता रही है कि मिशन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद 5 नए चीताज को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, देयर आर नाउ 5 एडल्ट चीताज एंड 7 कब्स रोमिंग फ्रीली एट कूनो, 14 जो हैं रिमेन इन देयर एनक्लोजर्स। तो काफ़ी सारी यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन अभी हमें देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर टर्न आउट लेंगी, बिकॉज वो जो स्टडी है वो काफ़ी कंसर्निंग आई थी इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़, सबसे पहली ओलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड, जो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि आपके ओलिव रिडलेज जो है वो नेचुरल नंबर से ज़्यादा डेथ हुई है, लेकिन उससे भी बड़ा रिकॉर्ड इस बार ये आया है कि 6.5 लाख ओलिव रिडले टर्टल पाए गए हैं ओडिशा की कोस्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली फॉर देयर नेस्टिंग। ठीक है, जो इनकी पूरी मास नेस्टिंग की जो प्रोसेस है अराबाडा जिसको बोला जाता है, उसके लिए 6.5 लाख ओलिव रिडले टर्टल्स जो हैं वो देखे गए हैं। ठीक है, और ये जो है आपके ऋषिकुल्या कोस्ट के ऊपर आए हैं, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा के अंदर। तो आपसे सीधा पूछ लेगा वो कि ऋषिकुल्या कोस्ट की स्टेट के अंदर इन्वॉल्व है, कहाँ पर है, या ओलिव रिडले टर्टल्स की जो मास नेस्टिंग साइट है वो कौन कौन सी है। देखिए यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ओलिव रिडले है सबसे पहले ये यहाँ पर ऋषिकुल्या कोस्ट पे देखे जाते हैं, फिर उसके बाद एट द गहीरमथा मास नेस्टिंग साइट अलॉन्ग विद केंद्रपारा कोस्ट। ठीक है, तो एक और 2 साइट्स आपकी इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस हुई हैं, ऋषिकुल्या एंड गहीरमथा। ठीक है, केंद्रपारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा मास नेस्टिंग जो है वो कहाँ पर करते हैं, कौन सी कोस्ट के ऊपर स्पेसिफिकली। स्टेट्स दे सकता है वो आपको स्टेट के साथ प्रॉपर लोकेशन पूछ लेगा, गहीरमथा है या फिर आपकी ऋषिकुल्या है या फिर वाइजैग है या क्या है, कोई भी पोस्ट के साथ आपको वो कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको याद रखना है ओलिव रिडले टर्टल, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये जो मास नेस्टिंग है वो भारत में ही आके करते हैं, दैट इज वाई ऑल्सो दिस इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। राइट, हालांकि यहाँ पर एक ऑपरेशन भी इस चीज़ से रिलेटेड चला था। देखिए ये आपको ऑपरेशन भी पता होना चाहिए, ऑपरेशन ओलिविया सी, हियर इट इज। ठीक है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोस्ट गार्ड ने कोऑर्डिनेशन करके, ताकि
जो फिशरमैन है और इनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड की पूरी साइट इनको अच्छे से मिल जाए, उस चीज़ से रिलेटेड है। November 1 लास्ट ईयर शुरू हो चुका है ये प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स, और ये May 31 तक चलने वाला है, ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे। मतलब जब तक कि वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर बेबी ले करेंगे, एग्स ले करेंगे, उन एग्स की प्रोटेक्शन से लेके जब तक वो एग्स जो है वो फर्टाइल होके अपना बेबी हैचलिंग्स में नहीं कन्वर्ट हो जाते, तब तक ये पूरा मिशन चलता है। दैट इज ऑपरेशन ओलिविया। अब यहाँ पर अगेन वो आपको किसी भी चीज़ के थ्रू कंसर्न के थ्रू आपको मतलब कंफ्यूज कर सकता है कि ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, और इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये न्यूज़ जो है वो कवर अप करनी है, आपको इसे पढ़ना है। ऑलराइट, इसी पेज के ऊपर एक और न्यूज़ जो हमारी आई है, दैट इज फ्रॉम हेयर। देखिए डीआरडीओ जो है वो अपना एक डिफेंस एयर स्ट्राइक मैकेनिज्म जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आर्मी को भी ये लग रहा है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, जो ड्रोन्स के अटैक हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक है, सिंगल ड्रोन है या आपके देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर ड्रोन, सिंगल ड्रोन, लॉयटर म्यूनिशन, स्मार्ट ड्रोन्स, ये सब यूज़ हो रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर ड्रोन चैलेंज जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिजिनियसली बिल्ड है, दैट इज डीआरडीओ के द्वारा, उसको बहुत ही जल्द फाइनलाइज करके इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर इस मैकेनिज्म को सॉल्व आउट किया जा सके। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है QRSAM, इसकी फुल फॉर्म की किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे अभी हमने पिछले कुछ दिन पहले पिनाका पढ़ा था, ठीक है, वो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है आपका, तो आपको बस वो नाम दे देगा कि ये किस चीज़ से ओरिएंटेड है, और उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा। साइंस एंड टेक में वो यहीं तक जाता है। फिर जब मेंस की बारी आएगी तो ये सब आपको कोट करके बताना पड़ेगा कि हमारे पास एयर डिफेंस में ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हमारे पास अवेलेबिलिटी रहती है। GS पेपर 3 डिफेंस के साथ आप इस आर्टिकल को डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, वहीं से आपको इसके उसी के एम्बिट में रह के आपको इसे पढ़ना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आज की लीग में इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर फ्रॉम हेयर। इस चीज़ के अंदर हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपकी जो जेलेंस्की है, दैट इज यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनके रोल को बताया गया है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फर्स्ट प्लेस पे यूक्रेन को वॉर में आना ही नहीं चाहिए था रशिया के साथ। ठीक है, और ये जो है ये इलेक्टेड डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। नाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज़ कम अप विद द व्यू कि इनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है एंड करने के लिए वॉर, क्योंकि पिछले 3 साल से ये लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के रूप में ये कुछ भी क्रक्स रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब जो है USA खुद मीडिएट करके इस जो वॉर है इसको ख़त्म करे, रशिया यूक्रेन वॉर को। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इसी चीज़ को बेलारूस के लीडर बोल रहे हैं कि USA जो ये कर रहा है दैट इज़ अ शेयर टेक्नोलॉजी या टेक्टिक्स है, जिसके अंदर वो रशिया और चाइना के बीच में मिडलिंग कर रहा है। मतलब इन दोनों देशों को दूर करने की कोशिश कर रहा है USA। रीज़न बीइंग कि रशिया के साथ सॉफ्ट कॉर्नर अगर वो पड़ रहा है और चाइना के साथ टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है, तो नेचुरली चाइना और रशिया दोनों आपस में इस चीज़ को लेके प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे कि आप किस तरफ एज करने वाले हो। ठीक है, तो व्हाट रशिया इज डूइंग, USA इज डूइंग इन यूक्रेन इज सम सॉर्ट ऑफ द थिंग, क्योंकि इन लोगों ने बहुत भर भर के सैंक्शंस लगाए हैं जिस किसी ने भी रशिया को सपोर्ट किया है, लेकिन अब खुद USA अगर रशिया के साथ सॉफ्टर साइड पे जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बेलारूस के लीडर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल जियोपॉलिटिक्स की हैं जो आपको थोड़ी सी कंसिडर करके रखनी पड़ेंगी। उसके बाद मिनी अरब समिट हुई है गाजा क्राइसिस से रिलेटेड, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा को टेक ओवर करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, USA टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ योर GCC कंट्रीज़, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, UAE है, ठीक है जी, ये सारी जो है ओमान वगैरह ये सब मिले हैं, जॉर्डन मिला है, इजिप्ट, और ये जो आपकी गल्फ कंट्रीज़ हैं ये कंप्लीटली आके कोलैबोरेशन में ये बोल रही हैं कि गाजा को 2 स्टेट सॉल्यूशन ही देना है हमें, और उसी के साथ हमें रखना है। इस आर्टिकल को आप एक रीड आउट आर्टिकल की तरह पढ़ सकते हैं। GCC के बारे में डेफिनेटली आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है जी, कि कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी इकॉनमीज़ जो है मेजरली ऑयल एक्सपोर्टिंग इकॉनमीज़ हैं ये। ठीक है, उसी चीज़ से इनकी इकॉनमीज़ चलती हैं। इनके बारे में
मेजरली इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं ये बहुत सारे देशों के दौरे पे थे, अभी भारत भी होके गए हैं, तो सभी देशों के साथ कोर्डियल रिलेशंस बना रहे हैं और अब वापस जाके ही इज़ पुटिंग अप हिज ओन व्यू पॉइंट कि किस तरीके से हमें गाज़ा को देखना है और उनकी प्रोटेक्शन करनी है। उस चीज़ से, उस एम्बिट में आप इस आर्टिकल को एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है जी। अगला जो हमारा आर्टिकल है, देखिए यहाँ पर अगेन दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। एक है नेपाल का, डोनाल्ड ट्रंप ने एमसीसी के फंड्स को भी फ्रीज कर दिया है। अगेन यूएस की तरफ से एड, $500 मिलियन का प्रोजेक्ट था ये, ठीक है जी, और 2017 से स्टार्ट हुआ था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका नेपाल में भर भर के विरोध किया गया था, ठीक है किस चीज से रिलेटेड? इट वाज अ मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, एक मल्टी मिलियन अमेरिकन ग्रांट थी नेपाल के लिए ताकि वो अपने यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगा सके, ठीक है। उस टाइम पे चाइना ने इसको पेंडोरास बॉक्स भी बोल दिया था। नेपाल के खुद के अंदर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि अपोजिशन हुआ था इसको लेके कि क्यों इसको साइन कर रहे हैं, बिकॉज अगर अमेरिका इतनी बड़ी ग्रांट दे रहा है तो साथ में वो अपना प्रेशर सिस्टम भी अप्लाई करेगा। और अब एकदम से रिपोर्ट आ गई है कि आपकी जो चाइना यूएसए है वो इसके फंड्स को फ्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसके काउंटर इफेक्ट में ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है कि यूएसए और नेपाल जो है इसके इम्प्लीकेशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे नहीं लेकिन जियोपॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर यूएसए साइड आउट कर रहा है $500 मिलियन की प्रोजेक्ट एड से, तो उस गैप को फिल करने के लिए फिर सामने कौन है? नेचुरली नेपाल के सामने दो ऑप्शंस हमेशा रहते हैं, इंडिया और चाइना, बट रियलिटी ये है कि नंबर इतना बड़ा है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्या दोनों देशों में से कोई भी इस नंबर के लिए आगे आने वाला है? क्योंकि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगने वाले थे, भारत ने इंश्योर किया था कि हम आपसे बिजली खरीद लेंगे, बदले में आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने उनको इंश्योर कर रखा था। यहां पर अब इस पूरी इन्वेस्टमेंट को लेके किस तरीके से वो प्रोजेक्ट ही पूरा करना है, नहीं करना है, कैसे होगा, वो अब डिफिकल्ट सिचुएशन में क्रिएट हो चुका है नेपाल, क्योंकि ऑल टुगेदर एक नया, बिल्कुल नया ही चैलेंज सामने आ गया है, ठीक है। मोरओवर जिस तरीके से डिस्टेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है नेपाल के साथ जो आपके दिस यूएसए है, वो अपने आप में नेबरिंग रिलेशंस जो हैं वो बनाना बहुत टफ हो रहा है नेपाल के लिए। तो देखिए, ये मैंने आपसे पहले पेज पर ही कहा था कि बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहां से फंडिंग रोक चुका है यूएसए, ठीक है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे इंडिया हो। इसी लीग में देखिए लास्ट में भी आज एक और आर्टिकल आया हुआ है, दिस ट्रंप फ्रीजेस एड, अगेन यूएस एड की तरफ से। यहाँ पर पाकिस्तान की एक सिटी है दैट इज जकोबाबाद, सदर्न साउथ प्रोविंस में, यहाँ पर इन लोगों ने क्लेम कर रखा था दैट दे वर गिविंग एड ऑफ नियरली $66 मिलियन की जो है एड आती थी म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर प्लांट की रेनोवेशन हो सके, कैनाल सिस्टम बनाया जा सके 22 किलोमीटर का, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट सिटीज़ जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है गर्मी के दिनों में, एक्सट्रीम हीट वेव्स, डेथ स्ट्रोक्स और ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखने लायक रहेगी कि जब इतना सब हो गया है और सर्विसेज विड्रॉ कर ली गई है, तो नाउ हाउ विल पीपल विल टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। हैंड्स जो एक सिटी की ग्राइंडिंग पावर्टी कॉमन प्लेस है, वहां पर 90 दिन से फ्रीजिंग असिस्टेंस है। तो अब इसके बाद यहाँ क्या होने वाला है? देखिए द मोस्ट कंसंट्रेटेड फायर हैज बीन ऑन वाशिंगटन्स एड एजेंसी यूएस एड, जिसकी 42.8 बिलियन बजट रिप्रेजेंट करता है कि 42% ह्यूमैनिटेरियन एड है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जो यूएस एड जो कंपनी प्रोवाइड करती थी उसमें 42% ह्यूमैनिटेरियन एड थी, जिसमें इस तरीके के प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व थे, और अब इन लोगों ने वो सब कुछ सीज कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत पे है, ये वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है जो देखने लायक रहेगा कि कैसे अब जो जहां जहां से इन लोगों ने फंड्स निकाले हैं, बिकॉज देखिए मनी इज द रूट कोज ऑफ एवरी प्रॉब्लम, वो सॉल्यूशन भी है, वो प्रॉब्लम भी बन सकती है, क्योंकि अगर आपको एक बार आदत है कि कहीं से पैसा आ रहा है तो आप उसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। नाउ व्हेन दैट ग्रांट विल स्टॉप, तो अब वो मनी को रिकवर करने वाला कौन होगा, वो चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो हो रहा है आफ्टर द इनकम्बेंसी ऑफ योर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत फास्ट स्पीड पे बहुत कुछ बदल रहा है, और इसीलिए जियोपॉलिटिक्स के अंदर तहलका मचा हुआ है सभी देशों के अंदर, ठीक
ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड है, टेरिफ वॉर से रिलेटेड है, ट्रस्ट फंड से रिलेटेड है, वट एवर इशू इट इज। एंड नाउ दिस न्यू वन USAID, जिसके मैंने आपका हमारी डिस्कशन बहुत पहले हो गई थी कि इस कंपनी के ऑफिशियल्स को सीधा मैसेज आया है कि मंडे से ऑफिस मत आइएगा, मतलब पूरा ऑफिस ही बंद कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो अपने देश में तो जो कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी ये जो फंड्स हैं ये स्टॉप होके, फ्रीज होके, जो इन लोगों ने बवाल मचाया है, आप कह सकते हैं एकदम से जो कंसर्न्स क्रिएट किए हैं वो बहुत अलार्मिंग है। ऑलराइट, तो आने वाले दिनों में इंडिया इसके ऊपर क्या स्टांस लेता है, किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आएगा, वो तो देखेंगे ही। आज आपके न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल से रिलेटेड, USAID से रिलेटेड बहुत कुछ आया हुआ है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। रीड आउट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, जितनी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू।